टॉपिक को मूव करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, क्योंकि आपने एंटरप्रेन्योरशिप पे भी अच्छा खासा काम किया है। हम चाहते हैं हम आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से जो आपकी आरा है उनसे भी हम फायदा उठा सकें। सर, क्या रीजन है कि पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर भी इतनी तेजी से ऊपर नहीं आ रहा? एकेडेमिया का क्या रोल है इसमें, स्टूडेंट्स का इटसेल्फ क्या रोल है, या वंस अगेन फैकल्टी मेंबर्स इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं? क्या ख्याल है आपका इसमें? जी, इसके दो पार्ट हैं। एक तो जो इसके प्लेयर्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, जिनके अभी आपने नाम लिए हैं। और इसके 20 रीजंस हैं, 20 रीजंस हैं जिसकी वजह से ये फिनोमिना जो है, या ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो लफ्ज है, ये प्रैक्टिकल नहीं हो रहा पाकिस्तान में। ठीक है जी। तो पहले हम जो करेक्टर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। आपने फैकल्टी मेंबर्स का जिक्र किया, आपने स्टूडेंट्स का जिक्र किया। इसमें एक 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 ग्रुप और भी है, दे आर कॉल्ड पेरेंट्स। हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि पेरेंट्स को, मैं जब भी कोई कंपनी बनाता हूँ किसी स्टूडेंट की, तो आपको हैरत होगी सुन के कि मैं उनकी जो 7 दिन की ट्रेनिंग करता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप की, तो 7वें दिन सेकंड हाफ में, यानी जोर की नमाज के और लंच के बाद, मैं उनसे कहता हूँ कि आपने अपने वालिद और वालदा को भी बुलाना है इस ट्रेनिंग में। अगर आप नहीं बुलाएंगे तो मैं उनको बुक ही नहीं करता उस ट्रेनिंग में। वालिद और वालदा जब उस ट्रेनिंग में आके बैठते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि जनाब, ये अपॉर्चुनिटी है, ये इन्वेस्टमेंट है, आपके बच्चे ने ये काम करना है, और 6 महीने का टाइम मुझे आपसे चाहिए। 6 महीने के लिए आप ये बच्चा मुझे दे दें, और उसके बाद ये आपके लिए काम करेगा। अगर 6 महीने तक इसको हम इस स्टार्टअप में ना चला सके, तो जिस जगह आप कहेंगे हम इसको जॉब दिला देंगे, क्योंकि हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा है। और हमारे नेटवर्क में फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज हैं, बैंकिंग सेक्टर है, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं। जहां आप कहेंगे हम इसको जॉब दिला देंगे, लेकिन आप इसको स्टार्टअप करने में। तो पेरेंट्स सबसे बड़ी इसमें हर्डल हैं। लेट मी टेल यू। नंबर 1। नंबर 2, फैकल्टी मेंबर्स। फैकल्टी मेंबर्स इस तरह हैं कि हम उन लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाने के लिए कहते हैं जिनके बाप दादा ने कभी बिजनेस नहीं किया होता। मेरे कॉलीग हैं सारे फैकल्टी मेंबर्स, उन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया, उन्होंने कभी एक पैसे का लेन देन नहीं किया, उन्होंने कभी रिस्क मिटिगेशन पे काम नहीं किया, उन्होंने कभी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे काम नहीं किया, उन्होंने कभी निगोसिएशन नहीं की। हम उनको कहते हैं कि आप इनको एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाएं। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप एक सब्जेक्ट है, बड़ी किताबें इसके ऊपर अवेलेबल हैं। एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई नहीं जा सकती। एंटरप्रेन्योरशिप एक कैफियत का नाम है। जिस तरह लुगत सबके पास होती है, डिक्शनरी सबके पास होती है, लाइब्रेरी सबके पास होती है, सबकी एक्सेस में है। हर कोई शेक्सपियर नहीं बनता, हर कोई वर्ड्सवर्थ नहीं बनता, हर कोई प्रवीण शाकर नहीं बनता, हर कोई गालिब नहीं बनता। तो क्या चीज है जो ये गालिब बनाती है? गालिब एक कैफियत है। लेट मी अश्योर यू, किसी बच्चे को भी आप एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा के रटा दें, याद करा दें, नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह स्विमिंग पूल के अंदर जाके अपने आप को पानी के अंदर डिप करके आप स्विमिंग सीखते हैं, बाहर बैठ के जितनी मर्जी किताबें आप पढ़ा लें, आप स्विमिंग नहीं सिखा सकते। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक कैफियत का नाम है, और वो कैफियत पैशन के साथ आती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सो कॉल्ड टीचर एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहे हैं, वो भी एक टाइम पास या एक एक्टिविटी करते हैं, और बाहर से भी पढ़ के आए हुए हैं। बहुत सारे लोग हमारे बाहर से पढ़ के आए हैं एंटरप्रेन्योरशिप, अब वो आके यहाँ पढ़ा रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, जनाब आपने कोई एक्टिविटी की कभी स्टार्टअप की? आपने कोई अपना स्टार्टअप किया है? नहीं जी, मैंने तो नहीं किया। आपके खानदान में आपके वालिद या आपके दादा या आपकी फैमिली में कोई? कहते नहीं। तो मैंने कहा आप पढ़ा जरूर सकते हैं, बच्चे नंबर भी ले लेंगे, उसमें एक्टिविटी नहीं हो सकती कोई भी। तो एक तो ये जवाब है आपका। दूसरा जो चैलेंज है वो बिल्कुल सिंपल 2 और 2 4 वाली बात है। 42% बिजनेस इसलिए फेल होता है कि आप वो प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी मार्केट को जरूरत नहीं होती। 42%। हमने 101 फेल्ड स्टार्टअप्स का पोस्टमार्टम किया। लोकेशन ठीक नहीं है, टाइमिंग ठीक नहीं है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग ठीक नहीं है। अच्छा, प्रोडक्ट की टेस्टिंग नहीं की आपने, आपने कस्टमर्स को उसको दिखा के, चेक करा के, टेस्ट करा के, फील करा के काम नहीं किया। आपने लोकेशन गलत थी। अब आपने कोई रमजान के लिए प्रोडक्ट बनाई थी, तो रमजान के बाद आप उसको लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है जी। आपका जो इन्वेस्टर था उसके अंदर, वो भाग गया बीच में से, या आपने काम बहुत बड़ा शुरू कर लिया, आपके पास पैसे नहीं थे। इस तरह के 20 चैलेंजेस हैं जो बड़े गिने चुने और नपे तुले 0 और 1 की कैपेसिटी में जो हम
बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में कि 0 है या 1 है डिजिटल में, एग्जैक्टली उसी तरह ये 20 चीजें हैं। अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। आप वो प्रोडक्ट बनाएंगे जिसकी एक्सेप्टेंस मार्केट में होगी। आपका कंपैटिटर कौन है, कंपैटिटर का पूरा एनालिसिस आपने करना है। फिर आपकी आपकी जो प्रोडक्ट है या आपकी सर्विस है वो दूसरों से कैसे बेहतर है, आपने उसके अंदर क्या। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को प्राइस के ऊपर गेज करें। मैं यहाँ आपको दोनों एक्सट्रीम एग्जांपल दे सकता हूँ। आपने एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाई है, आपने उसकी बहुत सस्ती प्राइस रख दी है, वो नहीं बिकेगी। आपने कोई बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाई है, आपने उसकी बहुत ज्यादा प्राइस रख दी है, वो नहीं बिकेगी। तो ये सारा एक पैकेज डील है। जिस तरह क्रिकेट में बॉलिंग जरूरी है, बैटिंग जरूरी है, फील्डिंग जरूरी है, कीपिंग जरूरी है, लेकिन इन चारों चीजों को तो हम मैदान में देखते हैं। इसके बाहर मेंटोरिंग जरूरी है, कोचिंग जरूरी है, नेट प्रैक्टिस जरूरी है। उसके भी ओवर एंड अबाउट आपकी जो मीडिया मैनेजमेंट है, आपने बयान किस तरह के देने हैं, आपके कैप्टन ने जब टॉस करना है उसने क्या फैसला करना है, उस फैसले के वक्त उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है और उसकी जो, अगर वो टॉस हारता है और वो उसको एक्सेप्ट करता है कि हम बैटिंग ही कर लेंगे, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके जो जुमलों की टोन है वो सर्टन करती है कि वो कितना खौफजदा है पहले बैटिंग करने के लिए। एग्जैक्टली उसी तरह बिजनेस के अंदर भी आपने अपने बिजनेस को, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को, अपने कस्टमर्स को, अपने मार्केट साइज को, उसकी डेमोग्राफी को, उसकी जियोग्राफी को, उसके इंटरनेशनल और नेशनल कंपेटिटर्स को आपने देखना है कि उसके साथ क्या ये मैच करता है। दीज आर दी पैरामीटर्स जिसके ऊपर एक स्टार्टअप फेल हो सकता है या एक स्टार्टअप चल सकता है। मेरा 2 घंटे का एक प्रोग्राम इसके ऊपर एचईसी की वेबसाइट पे रखा हुआ है। एचईसी का जो वेब टीवी है उसके अंदर हमने 20 पॉइंट्स को एक 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 पैराए में डिटेल में डिस्कस करके हमने उसको शेयर किया है। तो ये उसमें भी देखा जा सकता है। इसके लिए हम आपके साथ भी एक अलग प्रोग्राम कर सकते हैं, बहुत जी बहुत डिटेल में। शुक्रिया सर, डेफिनेटली करेंगे। अच्छा सर, ये क्वेश्चन देखें, ये कैसा अलमिया है हमारी सोसाइटी का कि ये इस्लाम में हमें इनकरेज किया गया तजारत के लिए कि तजारत में नफ़ा है, तजारत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। स्टिल हमारा जो सोशल फैब्रिक है वो इतना खौफजदा है, लोग इतने खौफजदा हैं, शायद सिक्योरिटी नहीं है। यानी रिस्क फैक्टर एक बहुत बड़ा है बिजनेस को लॉन्च करने के लिए। एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। दूसरा, मार्केट में जॉब्स बड़ी कम है। वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि पहले 5-10 साल वो अगर एंटरप्रेन्योरशिप पे लगा दे, उसके बाद अगर उसका सेटअप फेल हो जाता है तो वो जॉब की तरफ वापस आ सकता है। तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो शायद गवर्नमेंट का भी है या एनजीओज का है कि वो किसी तरीके से इस रिस्क फैक्टर को, इस इनसिक्योरिटी को कम करें। तो इसमें आप गवर्नमेंट की तरफ से क्या रोल देखते हैं? देखिए जी, बहुत माजरत के साथ गवर्नमेंट ने तो आज तक एंटरप्रेन्योरशिप पे बातें की हैं। गवर्नमेंट ने कोई कंक्रीट स्टेप नहीं लिया। अगर कहीं पे ये कामयाब जवान प्रोग्राम या इस तरह की एक्टिविटीज हैं तो मैं डायरेक्टली एक इंस्टीट्यूट में बैठता हूँ एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो ये प्रोग्राम रन कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली अभी ज्वाइन किया मैंने, इसीलिए ज्वाइन किया कि उसको टर्न अराउंड किया जाए। अनफॉर्चुनेटली ना गवर्नमेंट के उस मिनिस्ट्री को, ना इस इदारे के हेड को, ना उन टीचर्स को जो पढ़ा रहे हैं उनको, और ना स्टूडेंट्स को ये पता है कि हम क्या करने जा रहे हैं और हमारे साथ एंड पे होगा क्या। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि 8-10 साल के फेलियर के बाद, इसकी फेलियर की जरूरत होती नहीं है, फेलियर होता नहीं है। ये आज से 20 साल पहले की हम एमआईटी की मिथ पढ़ाया करते थे यूनिवर्सिटियों में कि जी 100 में से 3 सिर्फ स्टार्टअप चलते हैं, बाकी फेल हो जाते हैं। आई एम सॉरी, वो जमाना बहुत पुराना था। उस वक्त इंफॉर्मेशन ऐसी अवेलेबल नहीं थी, उस वक्त यूट्यूब नहीं था, उस वक्त इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं थी, गूगल सर्च में नहीं थी, इस तरह ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी। आज आप दूसरों के नुकसान से, दूसरों के फेलियर से खुद फायदा उठा सकते हैं कि उन्होंने जो गलती की थी वो आप ना करें। नंबर 1। नंबर 2, आपने अभी जिक्र किया कि प्रोडक्ट फेल होती है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मैं इस्लामाबाद में I8 सेक्टर में रहता हूँ और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मरकज है, I8 मरकज मेन जो मार्केट बनती है उसमें बाय एंड लार्ज हर महीने एक नई दुकान खुलती है और एक पुरानी दुकान बंद होती है। रीजन क्या होता है कि मैंने कुछ फ्रेंचाइज जो इंटरनेशनल फ्रेंचाइज हैं उनके साथ काम किया है, इंटरनेशनल ब्रांड्स।
जैसे आपके ये मैकडोनल्ड है, टूटी फ्रूटी है, और इस तरह के बहुत सारे, उनके एक रिसर्च पैटर्न होते हैं, एक पूरी, एक आप कह लें मोडस ऑपरेंडी, एक पूरा एसओपी की बुक होती है। उसके अंदर लिखा होता है कि आपने कौन सी चीज कैसे करनी है, उसकी रेसिपीज हैं, उसके टाइम है। अच्छा, जब उन्होंने किसी को ब्रांच देनी होती है, जिसको हम फ्रेंचाइज मॉडल कहते हैं, तो वो ऐसे नहीं होता कि जो बंदा 2 करोड़ रुपए लेके आ गया उसको आपने दे दी। आप उसको, आपकी एक टीम है जो पिंडी के लिए या लाहौर के लिए या इस्लामाबाद के लिए या गुजरात के लिए, जिस शहर में भी आप बात कर रहे हैं, उसके लिए वो एक सर्वे करती है। उस सर्वे में फिजिकल सर्वे होता है, देखा जाता है कि यहाँ पे लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, लोगों की इनकम लेवल क्या है, मेल और फीमेल की रेशो क्या है, जेंडर के बाद फिर यूथ की रेशो क्या है, जो उस प्रोडक्ट का एक्चुअल यूजर है। जैसे ये फास्ट फूड जो है, ये 26-30 साल से कम उम्र के लोग जो हैं वो 80% कस्टमर हैं इसके, रेस्ट 20% जो हैं वो उसके ऊपर चले जाते हैं या उससे नीचे आ जाते हैं। तो ये 60-65% कस्टमर जो हैं, 80% कस्टमर जो हैं, ये किस इलाके में ज्यादा रहते हैं, लोगों की बाइंग पावर कहाँ पे है। फिर जहां आप ये दुकान या चीज खोल रहे हैं, उसके इर्द गिर्द भी कोई बिजनेस सेंटर्स हैं, नंबर 2 उसको सप्लीमेंट करते हैं। पार्किंग का कितना एम्पल एरिया अवेलेबल है कि कोई आपका कस्टमर आता है तो उसको गाड़ी पार्क, अब वो 1 किलोमीटर दूर गाड़ी पार्क करके तो आपकी आउटलेट अवेल करने के लिए नहीं आएगा, तो क्या उस प्लाजा में या उस पार्किंग एरिया में पार्किंग भी अवेलेबल है कि नहीं है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये सारी चीजें उस कंपनी ने रिसर्च में, जो अभी आपने सवाल किया था कि यूनिवर्सिटियां रिसर्च नहीं करती या इंडस्ट्री अफोर्ड नहीं कर सकती, इंडस्ट्री अफोर्ड करती है। मैंने यहाँ 7-7 करोड़ रुपए एक बेकरी को बंद होते हुए देखा है, 6 करोड़ रुपए में। 6 करोड़ रुपए की एक बेकरी खुली और बंद हो गई। मैंने 7 करोड़ रुपए में 144 स्टूडेंट का स्कूल देखा है टर्न अराउंड मैनेजमेंट के केस में, कि जिन्होंने 7 करोड़ रुपया जाया कर दिया और 3 साल के बाद सिर्फ 144 बच्चे एडमिट कर सके। वो क्यों? कि उनमें से किसी का भी एजुकेशन सेक्टर का एक्सपीरियंस नहीं था। इनमें से बेकिंग में वो बंदा चैंपियन था, ही वाज अ वेरी गुड शेफ, बेकर था बहुत अच्छा, आर्किटेक्ट था, डिजाइनर था बेकिंग का मैं कहता हूँ, लेकिन वो मार्केटियर नहीं था, वो सेल्स पर्सन नहीं था, वो फ्रेंचाइज देने का एक्सपर्ट नहीं था, वो सप्लाई चेन का एक्सपर्ट नहीं था, वो मार्केटिंग और सेल्स का, डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग का एक्सपर्ट नहीं था। उसने कहा नहीं, मैं चूंकि ओनर हूं इसका, मैं ये सारे काम खुद देखूंगा। उसने किसी को भी एक्सपर्ट को काम नहीं करने दिया, बेड़ा गर्क कर दिया उसका। तो मेरे पास यहाँ इस्लामाबाद की 100 फेलियर स्टोरीज हैं, जिससे मैं सीखता हूँ कि इसने क्या गलत किया जिसके बाद इसकी आउटलेट नहीं चली। तो इधर इट्स अ प्रोडक्ट, इधर इट्स अ सर्विस, दोनों चीजों को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। सैब्रो जैसी फेल्ड कंपनी जो है वो दोबारा कैसे जिंदा हो सकती है, इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। जो एयर कंडीशनिंग में सबसे बड़ा नाम था, सबसे पहला नाम था, और अब उसको बहुत सारी कंपनियां ओवरटेक कर गई हैं। तो फेलियर से सीखना पड़ता है, लेकिन ना हमारे फैकल्टी मेंबर्स के अंदर ये सलाहियत है कि वो बिजनेस को समझें, फेलियर को समझें, उससे सीखें, और फिर हमारे स्टूडेंट्स को और फैकल्टी में इंडस्ट्री को, सोसाइटी को, गवर्नमेंट को उस फेलियर के बारे में बताएं कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। हर शख्स आता है वो कहता है नहीं मैं खुद अपना फेलियर करूंगा, जबकि आपको दूसरों के फेलियर से फायदा उठाना चाहिए। हमने घर बनते हुए देखे हैं, लिटरली मैंने घर बनते हुए देखे हैं। एक एक घर पे 45-45 लाख रुपए का रिकंस्ट्रक्शन हुआ है नए घर के ऊपर, ये तोड़ दो, ये दोबारा लगा दो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो सारा कुछ चलाया। तो एवरी डिपार्टमेंट, 40 डिपार्टमेंट होते हैं एक घर बनाने के लिए, 40 डिपार्टमेंट की इंटीग्रेशन आप में जरूरी, आपस में जरूरी है। तो क्या हमारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज जो हैं वो सिविल इंजीनियर्स को, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को, मटेरियल इंजीनियर को, आर्किटेक्ट को, डिजाइनर को, इंटीरियर डिजाइनर को ये अपॉर्चुनिटी देती है कि वो ये 5 साल समर में इंटर्नशिप करें जाके, और अपने हाथों से ये ईंटें और डिजाइन जो है उसको करें। ये जब तक नहीं होगा उस वक्त तक हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। दूसरों के फेलियर से सीखें, ना कि आप अपना पैसा जाया करें। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर। आपने बात की करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, हम उसको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ाते हैं, या ग्रेजुएट स्टूडेंट है, वो उसके पास इतना पैसा नहीं है, उसको क्या ऐसी बेसिक स्किल है जो उसे एक्वायर करने की जरूरत है, that he is able to, just after his graduation he is able to launch his own very small setup or with the collaboration with someone? क्या ऐसी स्किल सेट है जो उसके अंदर होना चाहिए? इट्स वेरी सिंपल।
to become an entrepreneur, first of all, you have to have a passion. Passion क्या होता है? For example, I'm a trainer or I'm a consultant. तो मैं अगर सुबह 8 बजे उठता हूँ और रात 8 बजे तक काम करता हूँ, तो बिलीव मी, मैं सिर्फ वो काम करता हूँ जिसका मुझे पैशन है। मैं बगैर पैशन के काम नहीं करता। मैं जितना फ्रेश सुबह 8 बजे होता हूँ, मैं रात 8 बजे भी उतना ही फ्रेश होता हूँ। पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेन कोर डोमेन नॉलेज जिस काम में आप जा रहे हैं, देन यू हैव टू हैव अ कॉम्पिटेंट सूटेबल मेंटोर। मेंटोर नहीं रखते लोग, किसी से मशवरा नहीं करते, किसी की शागिर्दी नहीं करते, और अगर करते हैं तो अपनी पसंद के बंदे की करते हैं, कॉम्पिटेंट बंदे की नहीं करते। ठीक है ना? कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, 2000 रुपए उसको कंसल्टेंसी की फीस दें और उसको कहें कि डॉक्टर साहब ये टीका लिख दें, ये गोलियां दे दें और ये कैप्सूल दे दें और इस तरह मुझे खाने को बता दें? नो, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं कि डॉक्टर साहब आप बताइए, जो आप कहेंगे हम उसके मुताबिक करेंगे। यहां पे लोग क्या करते हैं, मेंटोर हायर ही नहीं करते। वो समझते हैं कि शायद कंसल्टेंट को हायर कर लिया तो वो पैसे जाया करेगा। किसी भी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आपका जो कंसल्टेंट है 10 से 15% मिनिमम और 30% मैक्सिमम वो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आपकी बचा देता है। आपके डिजाइन को रीडिजाइन करके, आपके डिजाइन में कंफर्ट लाके, आपको सर्विसेज में कंफर्ट लाके और बहुत सारे एरियाज को सपोर्ट करके, आपकी लेबर को सही यूटिलाइज करके, किस वक्त क्या काम हो सकते हैं ये, और पैरेलल में कौन से काम हो सकते हैं। तो ये वो एरियाज हैं जिसके अंदर के हमारे लोग एंटरप्रेन्योर जो हैं वो फेल होते हैं। दूसरा, आपने कहा कि करोड़ों रुपए एंटरप्रेन्योर के पास नहीं है। एंटरप्रेन्योर कभी भी करोड़ों रुपए से बिजनेस नहीं करता। एंटरप्रेन्योर एक क्रिएटिव किस्म का, इनोवेटिव किस्म का आइडिया लेके आता है। दैट आइडिया इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है ना? बिजनेस नहीं होता कि आपने कोई बिजनेस कर लिया, जैसे कोई दुकान खोली है तो आपने भी दुकान खोली। नहीं, आपने अगर ऑनलाइन ग्रोसर खोला है, दैट इज अ बिजनेस। टैक्सी सर्विस पहले भी चल रही थी, बट करीम और उबर इज एन एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी। ठीक है ना? इसी तरह ऑनलाइन हॉस्पिटल आ गए हैं। यहाँ इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ने सारी पैथोलॉजी ऑनलाइन कर दी है कि आपके घर से पिक करेंगे और घर पे आपको बताएंगे। आपको मेडिसिन की डिलीवरी चाहिए, पूरी आपको घर पे मिलेगी। और कुछ सर्विसेज उन्होंने घर पे, जैसे फिजियोथेरेपी की सर्विस है, उन्होंने कहा आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, हमारा टेक्नीशियन आपके घर पे आके फिजियोथेरेपी कर देगा। तो आप देखें कितनी जॉब्स बढ़ गई हैं इससे, कितनी एडवेंचर कह लें या सहूलत कह लें। क्योंकि बुजुर्गों का रोज गाड़ी पे बैठना, टैक्सी पे बैठना, बिस्तर से उठना गाड़ी में, वो मुश्किल है कई लोगों के लिए, वो तकलीफ बढ़ जाती है। फिजियोथेरेपी से जितना आराम आता है। सो एक इनोवेटिव आइडिया जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप होती है। किसी बिजनेस को ऑटोमेट कर देना फॉर द सेक ऑफ ऑटोमेशन, वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होती। तो मेंटोर का होना बड़ा जरूरी है। अपने आइडिया को 2 से 3 लोगों के साथ वेट कराना बड़ा जरूरी है। फिर आपने अपने कंपेटिटर के साथ, उस बिजनेस के साथ, जैसे करीम और उबर है, तो उबर ने करीम को एक्वायर कर लिया और दुनिया भर में ये मर्जर और एक्विजिशन होते हैं। तो बी रेडी फॉर दैट। आप बेशक बनाएं, एक कंपनी इतनी बड़ी करें और कंपनी बड़ी करके दे दें। आप देखें गूगल ने कितनी, और इसने फेसबुक ने कितनी कंपनियां खरीदी हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने कितनी कंपनियां खरीदी हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने तो अपना स्टार्ट ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदने से किया था, उसका अपना तो कुछ भी नहीं था। सो मर्जर्स और एक्विजिशन अपनी जगह पे हैं। यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट व्हाइल यू आर गोइंग टू बी एन एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर की जो खूबियां हैं, उसके अंदर नुकसान करना नहीं होता, आपको एक इनोवेशन लेके आनी है। अगर आपका आइडिया अच्छा है तो आपके पास सैकड़ों, मैं दर्जनों नहीं कह रहा, पाकिस्तान में सैकड़ों इन्वेस्टर मौजूद हैं जो आपको पैसे देना चाहते हैं, लेकिन वो एक कंक्रीट आइडिया चाहते हैं। ये जो मैंने गीजर का आइडिया दिया, ये बच्चों ने, पास के बच्चों ने, 2 बच्चे थे जिनकी टीम थी, मैं जज था एक बिजनेस प्लान कंपटीशन और इनका फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें। बच्चों को मैंने दोनों को पूछा, मैंने कहा हु इज योर फर्स्ट कस्टमर? कहते हैं नहीं सर, वो कस्टमर तो नहीं सर, ये तो हमने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाया था। तो मैंने कहा आपका टीचर कौन है? उन्होंने कहा जी, ये मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा जी आप बताएं हु इज योर फर्स्ट कस्टमर? ये क्या होता है? मैंने कहा ये आपने किसको बेचना है? नहीं जी, ये तो हमने ये अपने डिपार्टमेंट की, मेरे दफ्तर की बैक साइड पे जो मेरा बाथरूम है उसके साथ लगा के हमने इसकी टेस्टिंग की थी। मैंने कहा आप इसको कमर्शलाइज क्यों नहीं करते? उन्होंने नहीं किया। जिया इमरान, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के पुराने एमडी थे, उन्होंने इस आइडिया को पिक किया, उसको पहले प्रोटोटाइप बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने उसको सेमी कमर्शियल उसमें लॉन्च किया। फिर उसके बाद उन्होंने सबसे बड़ी एजेंसी है दैट इज SNGPL, उसके साथ उन्होंने एक अपना कमर्शियल प्रोजेक्ट किया। आप ये समझ लें कि अब वो अपने बिलों के साथ उसकी पब्लिसिटी करती है।
हर घर में उसको लगाने का मिशन है। ये होती है एंटरप्रेन्योरशिप और ये होते हैं स्टार्टअप। इसी तरह सॉफ्टवेयर हैं, आप देख लें बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में इस वक्त आ गए हैं, जो कि एप्स हैं बहुत सारी जो मार्केट में चल रही हैं। उसके ऊपर गाड़ियों की सर्विस घर में शुरू हो गई है, और हेल्थ केयर के इवेंट शुरू हो गए हैं, कपड़े आपको घर पे मिल रहे हैं आजकल, ग्रोसरी का और सब्जी फ्रूट वेजिटेबल का गोश्त का बिजनेस ऑनलाइन हो गया। तो किसी चीज के अंदर थोड़ी सी आप ऑटोमेशन ले आते हैं। स्पोर्ट्स गुड्स हैं पूरे पाकिस्तान में, सियालकोट की आपको चाहिए हो, आपको वो क्वालिटी नहीं मिलती, तो आप उसको अगर पोर्टल बना के ऑटोमेशन पे ले जाते हैं। लेदर जैकेट्स हैं पूरी दुनिया में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नमक हमारा जो है उसको अच्छी पैकेजिंग और अच्छी ब्रांडिंग रीब्रांडिंग करके आप उसको बेच सकते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। तो नुकसान करना मतलब नहीं है, करोड़ों रुपए नहीं चाहिए नुकसान करने के लिए, आप किसी के किए हुए काम को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं तो इस फिलॉसफी पे काम करता आपका बहुत शुक्रिया। आज आपने हमें इंडस्ट्री क्रिमिनल लिंकेजेस के हवाले से और एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बहुत अच्छे तरीके से एजुकेट किया। टाइम लिमिटेड होने की वजह से हम माजरत चाहेंगे कि सेशन को हम मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकते। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे फैकल्टी मेंबर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए हु वांट टू डू समथिंग इन द फील्ड ऑफ बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, या इवन पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा? जी बहुत शुक्रिया, आपने आखिर में सबसे लंबा और सबसे मुश्किल सवाल कर दिया है। वंडरफुल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। मेरा पैगाम ये है कि ये जो मैंने 13 चैलेंजेस का जिक्र किया है, ये बेसिकली अपॉर्चुनिटीज हैं स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी मेंबर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए और पेरेंट्स के लिए। इसको प्रॉब्लम ना समझें, इसको अपॉर्चुनिटी समझें। नंबर 1, इस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करें आपके अपने प्रोजेक्ट्स में। इन प्रोजेक्ट्स के साथ आप अपने छोटे छोटे सेगमेंट बनाएं। अच्छा, हम अक्सर ये समझते हैं कि शायद लाखों करोड़ों रुपए से काम शुरू करेंगे या 2-3 हज़ार 10,000 का वॉल्यूम कोई हम बेचेंगे तब हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है। एक हम्बल स्टार्ट जो है, एक छोटा स्टार्ट जो है वो बेहतर हो सकता है। और मैं जिस टर्न अराउंड मैनेजमेंट का जिक्र कर रहा था, पाकिस्तान में 50% से ज्यादा जो एसएमई सेक्टर है वो बंद पड़ा है। बिल्डिंग है, मशीनरी है, ऑपरेशन की कैपेसिटी नहीं है, ऑपरेशन के पैसे नहीं है, या ऑपरेशन चलाने वाला कोई बंदा नहीं है, उसकी डेथ हो गई है, या वो इस काबिल नहीं है, इन उसका ट्रेड नहीं है। ये अगर हम गवर्नमेंट की अब मैं बात कर रहा हूँ खास तौर पे, कि वो अगर इन 50% सिक यूनिट्स के रिवाइवल के ऊपर काम करे और एक इदारा ऐसा बने जो कि इसको रिवाइव भी करे, और छोटे लेवल पे छोटी छोटी इवन शॉप्स ऐसी हैं, दुकानें ऐसी हैं, उनसे आप पूछें कि जनाब आपका काम कैसा चल रहा है, शुक्र अल्लाह का जी, बस बिल पूरे हो जाते हैं, किराया पूरा दे देते हैं, घर में रोटी पक जाती है, बस ठीक है। तो 2 मुलाजिम अगर उसने रखने हो तो उसका काम बढ़ेगा तो वो रखेगा ना। तो अगर नियत ये कर लें कि आपने लोगों को, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, आपने नौकरी लेनी नहीं है, आपने नौकरी देनी है। जिस वक्त आप ये नियत कर लेंगे तो फिर अल्लाह की मदद भी उसमें शामिल हो जाएगी और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी निकलनी शुरू हो जाएंगी। और इस वक्त तो आप जिस चीज के बारे में, प्लांटेशन के बारे में, होम गार्डन या ये जो किचन गार्डन होता है उसके बारे में, आपके लॉन के बारे में, किसी एरिया के बारे में आपको कोई बिजनेस करना है, अपॉर्चुनिटीज खाली हैं। आपको मार्केट शेयर चाहिए 5-7-10 आइटम महीने में। अगर आपको 3-4 लॉन बनाने के लिए मिल जाते हैं, ये एक बच्चे ने शुरू किया है, तो आपके लिए और कोई बिजनेस जरूरत ही नहीं है उसकी। इसी तरह सब्जी मंडी में एक बच्चे ने बिजनेस शुरू किया है, मर्जी.pk, sabzi.com.pk, दूसरे एक और बच्चे ने शुरू किया है। तो ये वो बिजनेस हैं जो B2B कर रहे हैं और B2C कर रहे हैं। पीटी इस्लामाबाद के 250 टॉप नॉच होटल और रेस्टोरेंट जो हैं, उनको ऑनलाइन अब डिलीवरी हो रही है चीजों की। बीच में से उनका जो मैनेजर था प्रोक्योरमेंट का, वो पिलफरेज भी करता था और बीच में अपने खांचे भी फिट करता था, वो एलिमिनेट हो गया, उसकी तनख्वाह भी बच गई है और उसकी वजह से जो पिलफरेज होती थी वो भी बच गई है। डायरेक्ट उनकी रिक्वायरमेंट आती है स्टोर से और डायरेक्ट यहाँ से वो डिलीवर हो जाती है। लेकिन मेरे इस स्टूडेंट ने सब्जी मंडी में 41 लोगों को जॉब दी है। 16 गाड़ियां, 16 ड्राइवर और 16 लोडर जो हैं वो काम कर रहे हैं, सॉर्टिंग पे काम कर रहे हैं, सब्जियों की पैकेजिंग पे काम कर रहे हैं, और उनके अकाउंट्स और उनकी जो बाकी पेमेंट में मेंटेनेंस है उसके ऊपर अलग काम हो रहा है। तो ये बज़ाहिर छोटा नजर आने वाला काम जो है एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी 73% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन और 95% हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं
वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हैं। जो लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान को एग्रीकल्चर के अलावा उतर के किसी और चीजों पर भी काम करना चाहिए, आई एग्री विद देम। आईटी को आप जरूर बढ़ाएं, आईटी के अंदर इनकलाब लेके आए, लेकिन जो आपका फोटे है, दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम आपके पास है, दुनिया की सबसे बड़ी अच्छी नस्लें फ्रूट और वेजिटेबल की और क्रॉप्स की आपके पास हैं, उसको आप एक्सपोर्ट करके वैल्यू एडिशन के साथ एक्सपोर्ट करके काम करें तो आपके लिए कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। और मॉडर्नाइज करें, पढ़ें, थोड़ा सा गूगल करें, सर्च करें, इस तरह के इवेंट्स में आए, इस तरह के लोगों के साथ मिलें, एक अच्छा मेंटोर अपना सिलेक्ट करें ताकि वो आपको गाइड करके और इस एरिया में आगे पहुंचा सके। ये मेरा पैगाम है पूरे सर पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त। हमारा आज का सेशन एक पूरे का पूरा एक लर्निंग प्रोसेस था हमारे लिए, और उम्मीद है हमारे सुनने वालों को भी ये बहुत जबरदस्त लगेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस सर। थैंक यू वेरी मच।